आज की वीडियो में हम बायोलॉजी लेके आए और बायोलॉजी का जो चैप्टर है हम लोग का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वो लेके आए, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ना, जैसे फ्लूइड है ना, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। चैप्टर करने वाले हैं कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारा जो ब्लड है ना, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, तो हमारा ब्लड बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी, हमारा जो सर्कुलेशन के लिए ब्लड बहुत ही एक बहुत अच्छा एक जो फ्लूइड है वो सर्कुलेशन के लिए हमारे ये ब्लड है जो कि हमारे बॉडी में फ्लू करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर ब्लड का, तो आप सभी जानते हो ब्लड क्या है। ब्लड एक क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, आपने पढ़ रखा है। और ये क्या होता है, मेसोडर्मल, ठीक है, हमारा एंडोडर्मल। तो ब्लड को क्या किया गया, ब्लड को जब बांटा गया अभी हमने देखा, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट के जरिए हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखो, प्लाज्मा क्या होता है 55% पाया जाता है ब्लड में, और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें हम पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये सब 45% पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं ना, ये क्या जानते हैं, जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट में जो पहला है, अभी हमने क्या बोला कि हमने ब्लड सेल्स पढ़ना है। ब्लड सेल्स, देखो ब्लड सेल्स में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को दो टाइप में बांटा गया, ठीक है, किसमें एक तो बांटा गया। अब हमने क्या देखा, जो हमारा क्या है, जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसको हमने बांटा ब्लड सेल्स में और एक ब्लड प्लेटलेट्स में, ठीक है। तो अब हम क्या बोले, हमने ब्लड सेल्स पढ़ना है, ना कि हमें क्या पढ़ना है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड हमने सेल्स पढ़ना है। तो ब्लड सेल्स में हम देखेंगे कि ब्लड सेल्स जो बांटा गया किसमें, दो टाइप में, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। अब जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी है उसको बांटा गया दो पार्ट में, ठीक है, किसमें एक ग्रेन्युलोसाइट्स में और एक अग्रेन्युलोसाइट्स में, एक ग्रेन्युलोसाइट्स में और एक अग्रेन्युलोसाइट्स में, ठीक है। और अब देखो, अब मुझे नाम बताओ, अब तुम मुझे नाम बताओ ग्रेन्युलोसाइट्स के, कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स का जो आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स का कुछ नाम क्या है, न्यूट्रोफिल्स। देखो, तो ग्रैन्युलोसाइट्स में ये तीन आते हैं, न्यूट्रोफिल, ओसिनोफिल्स और बेसोफिल, ठीक है। अब अगर हम बात करें अग्रैन्युलोसाइट्स की, अब बात करें अग्रैन्युलोसाइट्स की, तो अग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आती है, दो टाइप हमारे जो ये हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों हमारे नाइन्टी टू 92% क्या होता है, वाटर होता है। वाटर जो हमारा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में वो कितना होता है, 90 to 92% हमारे प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वाटर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ प्रोटीन्स की, तो जी हाँ, हमारे जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी कुछ पाए जाते हैं, फाउंड करते हैं, लेकिन वो 6 to 8% ही होते हैं। 6 to 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब कुछ सॉल्यूट्स भी उसमें होते हैं, मैनली हम बोल सकते हैं उस सॉल्यूट्स को 1%, ठीक है, 1% वो हो सकते हैं। अब अगर हम उस सॉल्यूट्स की बात करें, तो सॉल्यूट्स देखते हैं, चलो वो सॉल्यूट क्या क्या सॉल्यूट हो सकते हैं जो कि पाए जाते हैं। तो सॉल्यूट्स में कुछ आयंस प्रेजेंट होती हैं, गैसेस प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आयंस को क्या क्या आयंस प्रेजेंट हो सकती हैं ना, तो इसमें क्या क्या होती है, Na+ होता है, ठीक है, Cl- होता है, HCO3- होता है, HCO3- होता है, ठीक है, और Mg2+ एक्सेट्रा, इसमें आयन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आयंस की बात हो गई। अब गैस की अगर बात करें, तो हाँ, इसमें कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती है, एज हम कह सकते हैं O2 और CO2, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो इसमें कुछ ग्लूकोज पाई जाती हैं, ठीक है, अमीनो एसिड, AA मैं यहाँ पे अमीनो एसिड से बता रही हूँ, ठीक है, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर बात करें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो जी यहाँ यूरिया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुछ हार्मोन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने देखा, सॉल्यूट्स जो हमारा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, वो ये सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, मेनली जो 1% पाए जाते हैं।
ठीक है। तो फिर से देख लो, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है। प्लाज्मा जो वाटर होता है प्लाज्मा में वो 90 to 92% होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है वो कितना 6 to 8% उसमें प्रोटीन होता है। एंड अगर हम सॉलिड्स की बात करें कुछ, तो वो 1%, मेनली 1% हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं, अब अगर हम बात करें किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं। अभी हमें पढ़ना है इराइथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इराइथ्रोसाइट्स अगर बोले तो इराइथ्रोसाइट्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो इराइथ्रोसाइट्स हम रेड ब्लड सेल को कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स हम किसे बोलते हैं, WBC, दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स को। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अगर हम बात करें, देखो हम पूरे NCERT से जा रहे हैं, है ना, NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो एक बात मैं बोल देती हूँ आपको, आपका ये जो इराइथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल है ना, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। सेल, ये जो सेल है ये बहुत ब्लड में जो मोस्ट अबंडेंट है, ब्लड में जो इराइथ्रोसाइट्स है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। देखो अगर एक हेल्दी इंसान है, एक हेल्दी एडल्ट मैन है, मान लो ये जो है इंसान, या एक एडल्ट है, एडल्ट हेल्दी एडल्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका एवरेज, इसका जो RBC होना चाहिए, इसका कितना RBC होना चाहिए देख लो। इसका RBC का जो है मैक्सिमम एवरेज, मैं एवरेज बोल रही हूँ, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 5 मिलियन, देख लो, ठीक है, 5 मिलियन to 5.5 मिलियन, ठीक है। इतना आपका RBC होना चाहिए, ठीक है। इतना RBC एक हेल्दी एडल्ट मैन में है, ठीक है। अगर हम RBC की बात करें ना, तो देखो आपको यहाँ पे RBC कुछ WBCs दिखते होंगे, ठीक है। जो रेड कलर से है वो RBC वीकेंड से, है ना। तो देखो RBC जो है ना वो एक मतलब ह्यूमन में, ठीक है, वो कैसी शेप उसका कैसा होता है मैमल्स में, तो उसका क्या होता है ना, शेप कैसा होता है बताओ, आपको अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में बता दो, ठीक है। जी हाँ, बाइकॉन्केव, ठीक है, बाइकॉन्केव, मैंने क्या बोला, बाइकॉन्केव, RBC बाइकॉन्केव शेप में होता है, ठीक है। देखो RBC में अगर, और एक मैं बात बता दूँ कि हमारा जो RBC है, ठीक है, RBC में हमारा RBC कंटेन करता है क्या, देखो इस RBC का हमने शेप जान लिया, कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। देखो हमारा जो RBC है ना, ये एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं हम, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो हमारा क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है किसमें, RBC में पाया जाता है। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, ठीक है, इसका नाम भी उसी है, आप समझ सकते हो, रेड कलर का, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। RBC जो है ना, RBC का एवरेज लाइफ स्पेन अगर हम जाने तो वो 120 डेज़ का होता है। तो हमने RBC पूरा कंप्लीट कर लिया। अब WBC हम जानते हैं। देखो WBC में क्या है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्लियर है, ल्यूकोसाइट्स हम इसको बोलते हैं। अब ये जो ल्यूकोसाइट है इसको हम, देखो ये जो कलरलेस होता है, पहले बता दूँ मैं कि अभी हमने जो देखा ना हीमोग्लोबिन, आपने अभी ऑब्जर्व किया ना कि जो रेड ब्लड सेल है यहाँ पे, ठीक है, आपको रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल में क्या आपने देखा कि उसमें एक क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो किस में, RBC में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन WBC, वही अगर बात कर ले WBC, कुछ WBCs की, WBC का जो कलर होता है वो भी कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और अगर हम इसके क्या बोले, अगर इसमें हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो वो भी नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो WBC का हम कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, और इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है। अगर अब हम बात कर लेना कि कोई भी, ये क्या इसका लाइफ स्पेन होता है, तो देखो RBC का हमने लाइफ स्पेन देखा 120 डेज़ का। तो जो RBC है ना वो कुछ ही दिन का, मतलब फ्यू डेज़ के लिए, वी कैन से 4 to 5 डेज़, ठीक है, इसका लाइफ स्पेन होता है, किसका, WBC का। और पहले ही हमने पढ़ा ना हमने कि WBC में हमने बांटा ना ल्यूकोसाइट्स को 2 टाइप में बांटा था, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स में, आपको याद होगा, ठीक है। और फिर ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 हमने देखा था, किसे देखा था, न्यूट्रोफिल्स को देखा था, इसिनोफिल्स को देखा था, और बेसोफिल्स को देखा था, ठीक है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स में होता है। और फिर हमने देखा था कि जो हमारा अग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें 2 होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होता है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया।
देखो WBC में जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये न्यूट्रोफिल जो है मोस्ट एबंडेंट सेल्स है, ठीक है। कितना परसेंट, देखो अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जो है वो मोस्ट एबंडेंट होता है। इसका हमने कैरेक्टर क्या देख लिया, मोस्ट एबंडेंट होता है ये, ठीक है। और ये जो हमारा WBC में है ना, ये 60 to 65% होता है। तभी तो देखो इतना मोस्ट एबंडेंट है कि 60 to 65% है ये हमारे WBC में, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेसोफिल की, तो बेसोफिल ना ज़्यादा नहीं होता, मतलब ये लीस्ट होता है, ठीक है, लीस्ट, वी कैन से लीस्ट, ठीक है। और इसका अगर परसेंटेज की बात करें तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 0.5 to 1% होता है, ठीक है। 0.5 to 1% इसमें होता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। देखो जो हमने अभी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स देखा, ठीक है। देखो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और जो हमारा मोनोसाइट्स है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत ही अच्छा सेल है। ये दोनों कौन सा सेल है पता है आपको पता होगा, ठीक है, फैगोसाइटिक है, फैगोसाइटिक सेल्स होता है ये, ठीक है। ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये सेल में ना कोई भी अगर बाहर से, ठीक है, ये ना बचाता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर शरीर में आ गया ना, बॉडी में आ गया, तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको NCERT में गिवन भी है, आप सुनो। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। क्लियर है। अब देखो बेसोफिल्स जो है ना, ये वेसोफिल्स क्या करता है, सुनो ध्यान से, ये वेसोफिल्स क्या करता है, ये वेसोफिल्स जो है ना, ये सीक्रेट करता है क्या क्या, कुछ हार्मोन्स ना, कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो वेसोफिल्स है ये क्या सीक्रेट करता है, हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन इसको ये सीक्रेट करता है, ठीक है। सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन इसे सीक्रेट करता है, और हेपरिन, ठीक है, इसे, और एक्सेट्रा, ठीक है। ये तीन को आप अच्छे से याद कर लेना भाई, इस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसे कुछ लाइंस अगर आप NCERT पढ़ोगे तो उसके हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दी, ठीक है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, ये बेसोफिल जो है वो सीक्रेट करता है, ठीक है। और इसमें मैं पहले ही बता दी जैसे कि इसमें इन्वॉल्व होता है कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। हमने देखो बात कर ली। अब इसोनोफिल्स की तो बात आ रही है ना, इसोनोफिल में भी कुछ हमें पता करना होगा ये क्या होता है ये। जी हाँ सुनो, इसोनोफिल्स जो है ना ये 2 to 3% होता है, ठीक है, ओके। रजिस्ट इन्फेक्शंस, ये जो है ना ये क्या करता है, इसोनोफिल्स ये रिएक्शंस को रजिस्ट करता है, ठीक है, ये रजिस्ट करता है। और ये पता है ऑल्सो ये एसोसिएटेड किससे हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन। इसके लिए इसीलिए देखो मैंने पहले आपको न्यूट्रोफिल्स बता दिया, वेसोफिल्स बता दिया, इसिनोफिल्स नहीं बताया। आपके NCERT में भी इसी तरह से है, ठीक है। ये पहले आपको क्या बोल दिया, न्यूट्रोफिल भी बता दिया, वेसोफिल बता दिया, ठीक है, आपको फिर न्यूट्रोफिल भी बता दिया, फिर मोनोसाइट्स भी बता दिया, ठीक है, और फिर आपका भी इसिनोफिल्स आ रहा है। तो कोई नहीं ना, हमको तो सभी याद करना है, ठीक है। तो इसिनोफिल्स देखो, इसिनोफिल्स जो है ना ये 2 to 3% होता है, ये रजिस्ट करता है इन्फेक्शन। और ये क्या होता है ना, किसके साथ एसोसिएट हो जाता है, ये एलर्जिक रिएक्शंस के साथ जो है वो एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है। अब चलो मोनोसाइट्स तो पढ़ा, अब लिम्फोसाइट्स भी तो पढ़ना होगा ना। तो सुनो, लिम्फोसाइट्स क्या होता है ना, लिम्फोसाइट्स 20 to 25% पाया जाता है, ठीक है, 20 to 25% होता है। और ये इसका 2 मेजर कंपोनेंट्स होता है, ध्यान देना। लिम्फोसाइट्स के क्या होता है, 2 मेजर टाइप होता है, एक B और एक T होता है, B and T, ठीक है। ये जो बोथ B and T होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनी रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ठीक है, इम्यून, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स फॉर बॉडी। ये कौन, बोथ B and T जो लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का हमने क्या देखा, 20 to 25% ही पाया जाता है, ठीक है। और इसका 2 मेजर टाइप्स होता है, एक B and एक T। ये दोनों B और T क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आवर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आई है। चलो अब थोड़ा प्लेटलेट्स का जान लेते हैं। देखो प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जैसे कि हमने राइट्रोसाइट्स को क्या बोला, सॉरी RBC को हमने क्या बोला, इराइथ्रोसाइट्स बोला, WBC को हमने ल्यूकोसाइट्स बोला। वैसे प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इसको हम किसको, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लड जो है वो ना कितना प्लेटलेट्स कंटेन करता है, आपके NCERT में गिवन है, ठीक है, ठीक है। देखो 1,50,000 to 3,50,000 mm, ठीक है, इतना प्लेटलेट्स फाउंड करता है, ध्यान देना, ठीक है।
इतना प्लेटलेट्स क्या होता है, फाउंड होता है हमारे ब्लड में। ब्लड हमारा कंटेन करता है 1,50,000 टू, ठीक है। तो इतना हमारा ब्लड जो है कंटेन करता है क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। इतने प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में फाउंड होते हैं, ठीक है। देखो अब जो है ना, देखो हमने प्लाज्मा प्रोटीन में देखा ना कि फिब्रिनोजेन जो है वो प्रोटीन क्या करता है, क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं कोगुलेशन या फिर आप बोलो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। मतलब प्लेटलेट्स भी हेल्प करता है क्लॉट होने में ब्लड। जो हमारा प्लेटलेट्स है ये भी ब्लड को क्लॉटिंग करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है, या फिर क्लॉट बोल दो या फिर कोगुलेशन, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके वो जो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। अब अगर आप बात करो क्लॉटिंग की, देखो ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जाके ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी क्या करते हैं ना, मैंने अभी बोला क्लॉटिंग क्या बोला, देखो क्लॉटिंग क्या होता है। क्लॉटिंग जैसे आप एक एग्जांपल के तौर से समझ सकते हो कि कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप में पानी का पाइप है, ठीक है, वहाँ पे बीच में क्या हो गया ना, जाके वहाँ पे कुछ फंस गया, अब वहाँ पे पानी फ्लो ही नहीं हो पा रहा, क्लॉट हो गया, वो जो पाइप है वो पाइप बंद हो गया, बोल दो प्रॉब्लम आएगी, पानी नहीं आ पाएगी। ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, ठीक है। अब क्लॉट क्या हो रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। जब वहाँ पे फ्लो नहीं हो पाता ब्लड का तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो प्लेटलेट्स हैं, हमने जैसे देखा फिब्रिनोजेन भी ऑफ कोर्स वो भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हमारा हेल्प करता है। बट हमारा जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स भी हेल्प करता है। देखो ये प्लेटलेट्स का काम है, प्लेटलेट्स आ रही हैं और क्लॉट हो जा रही है, क्लॉट कर दी जा रही है। तो आपको ये जो सब्सटेंसेस दिख रहे हैं ये आपका प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, बाकी कोगुलेशन कर देते हैं ब्लड का या फिर क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे हमने क्या समझा कि सिर्फ फिब्रिनोजेन प्रोटीन ही नहीं बल्कि जो हमारा प्लेटलेट्स है वो भी ब्लड को क्लॉट